सभी को नमस्कार। मैं लेक्चरर संतवीर सिंह, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हमने कंप्यूटर की जो कड़ी स्टार्ट कर रखी है उसमें एक नई कड़ी एमएस ऑफिस का पार्ट हमने एमएस वर्ड कर लिया था और पावर पॉइंट, और उसके बाद हमारी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एमएस एक्सेल। देखिए, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम में कंप्यूटर है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो एमएस ऑफिस के पार्ट, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, और उनमें भी सबसे ज़्यादा एमएस ऑफिस के ये जो वाला पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें पूछे जाते हैं। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एमएस एक्सेल में जिसके द्वारा सारणी के रूप में व्यवस्थित डाटा का प्रोसेस किया जाता है उसे कहते हैं वर्कशीट, पेपर, डॉक्यूमेंट, स्लाइड। इसको कहते हैं वर्कशीट। इसको वर्कशीट या हम एक और नाम दे सकते हैं स्प्रेडशीट, वर्कशीट या स्प्रेडशीट। ठीक है। और डॉक्यूमेंट ये हम काम वर्ड में करते हैं और ये काम हम पावर पॉइंट में करते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड का काम करते हैं। वर्कशीट एमएस एक्सेल, या हम स्प्रेडशीट भी कह सकते हैं। और उधर एक हमने पढ़ा था डाटाबेस। डाटाबेस के लिए कौन सा होता है? वो होता है एमएस एक्सेस। कौन होता है? एमएस एक्सेस। चलिए प्रश्न संख्या 2, एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट में क्या सही है? यदि यदि वर्तमान या सक्रिय सेल, ये है सेल, सेल B4, सेल जो आपको पता है ऐसे ऐसे करके कॉलम होते हैं, जो ये जो कॉलम बनते हैं, ये कॉलम जो होते हैं इनको सेल कहते हैं स्प्रेडशीट में। तो अगर आप वर्तमान में या सक्रिय सेल पर काम कर रहे हैं B4 पर और आपने एंटर की दबा दी तो क्या होगा? 4 से आप 5 में चले जाएंगे या वापस 3 में आएंगे? इसका ठीक उत्तर बताइए। 4 पर हैं और एंटर की दबा दी तो हम 5 पर चले जाएंगे। 4 से 5 पर एंटर दबाते ही नेक्स्ट पे चले जाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3, एक्सेल की स्प्रेडशीट में कुल कितने कॉलम होते हैं? कॉलम, कुल कितने कॉलम? हिंदी में इसको स्तंभ भी लिखा आ सकता है। स्तंभ, कॉलम कितने होते हैं? एक रोज होती है, ROWS, रोज एक कॉलम होते हैं। तो कुल कितने कॉलम होते हैं? 256। ऑप्शन में 65 भी दिया है, ध्यान रखना, 256 है। चलिए प्रश्न संख्या 4, एक्सेल में स्तंभों को ABCD से लेकर Z तक, फिर AA, BBC ऐसे करके कुछ भी जो दिए होते हैं स्तंभों को ABCD आदि नाम दिए जाते हैं, जिन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेबल। B नंबर, ध्यान रखना ऑप्शन में लेवल भी हो सकता है, ये नहीं है, ये है लेबल। इसका एक्सेल से कोई संबंध नहीं है, लेवल का, लेबल है ये। चलिए प्रश्न संख्या 5, एमएस एक्सेल से संबंधित असत्य कथन है। इसमें एमएस एक्सेल से संबंधित असत्य कथन का आपको चयन करना है। इसमें 2 विंडो जो एक दूसरे में समाहित होती है दिखाई देती है, बिल्कुल सही बात है। बाहरी व छोटी वाली विंडो को एप्लीकेशन विंडो कहते हैं। इसका उत्तर जो है वो B नंबर ऑप्शन है। भीतरी विंडो को डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी। ठीक है। और डॉक्यूमेंट विंडो एक्सेल वर्कशीट बनाने में व उसमें सुधार करने में उपयोग, ये भी बात सही है। अब मैं आपको बता दूं, जो बाहरी विंडो होती है वो छोटी नहीं, बारी क्या होती है? बारी होती है बड़ी। बाहरी विंडो क्या होती है? बड़ी होती है, उसको एप्लीकेशन विंडो कहते हैं, ये बात सही है। मैंने बड़ी की जगह छोटी लिख दिया, इतना सा ही फर्क होता है ऑप्शंस में, आप ध्यान से पढ़ना ऑप्शंस को। भीतरी विंडो जो होती है उसको डॉक्यूमेंट विंडो कहते हैं और ये छोटी विंडो होती है। भीतर वाली, अंदर वाली छोटी होती है, इसको डॉक्यूमेंट विंडो भी कहते हैं। और जो बाहर वाली है, बै से बाहर, बै से बड़ी, बाहर वाली बड़ी होती है और उसको एप्लीकेशन विंडो कहते हैं। तो एक्सेल में 2 विंडो एक साथ काम करती हैं, एक दूसरे में समाहित होती हैं। डॉक्यूमेंट विंडो जो होती है वो वर्कशीट बनाने में, उसमें सुधार करने में काम आती है। तो इसका ठीक उत्तर है B नंबर,
बाहरी व छोटी, छोटी गलत आ गया। चलिए प्रश्न संख्या 6, निम्न बार को MS एक्सेल में ऊपर से नीचे क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अब देखो कुछ एक स्टूडेंट जिनका कंप्यूटर सब्जेक्ट से कोई वास्ता नहीं रहता और वो सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं, उनको प्रैक्टिकली काम किया होता है तो याद रह जाता है कि ऊपर ही ऊपर टाइटल होता है। अब आप माइंड लगाओ कि आप एक बार में, आप एक होटल में गए, बार में गए, टाई वाई लगाई हुई है आपके, ठीक है, और फिर आपने वहाँ जाते ही आपने मेन्यू मांगा, ठीक है, आपने मेन्यू मांगा तो टाई टुई लगा के हम बार में गए, टाई वाई लगा के वहाँ जाते ही मेन्यू मांगा और फिर हम अपने वहाँ स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं, मेन्यू मांगा और वहाँ पर हम अपना स्टैंडर्ड दिखा रहे हैं। स्टैंडर्ड दिखाते हुए हम बहुत प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ भाई पूछते हैं ना बार वाले को, वो होटल वाले को, भैया अच्छा ये कितने का, ये तो हम फॉर्मेलिटीज़ कर रहे हैं ना। तो ये पहले टाइटल, मेन्यू बार, फिर स्टैंडर्ड, फिर फॉर्मेटिंग बार। ध्यान रखना फॉर्मेटिंग बार के बाद आता है फॉर्मूला। फॉर्मेटिंग बोला है मैंने तो फॉर्मेटिंग करते हैं हम ना, फॉर्मेलिटीज़ जितनी, तो फॉर्मेटिंग के बाद होता है फॉर्मूला बार। और लास्ट में हम जब होटल में खाना वाना खा लेते हैं तो लास्ट में हम स्टेटस वगैरह डालते हैं ना, तो नीचे नीचे कौन सा बार होता है, वो स्टेटस बार होता है। ये ट्रिक जिनको प्रैक्टिकली काम आता है वो उनको तो हास्यास्पद लगेगी कि इसकी भी क्या ट्रिक बता रहे हैं, कोई ट्रिक थोड़ी होती है इसकी। तो ये उनके लिए जिनका कंप्यूटर से कोई वास्ता नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो मेरे को उन सब का ध्यान रखना पड़ता है। इसका ठीक उत्तर है टाइटल बार, वर्कशीट मेन्यू बार और स्टैंडर्ड बार और फॉर्मेटिंग टूल बार। चलिए प्रश्न संख्या 7, MS एक्सेल का प्रयोग करते समय प्रयोक्ता को अगर किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो किस आइकन का उपयोग किया जाता है? सहायता के लिए अगर जो भी काम कर रहा है उसको कोई हेल्प लेनी है तो हेल्प के लिए किस चिन्ह पर जो है क्लिक किया जाता है हेल्प के लिए? H भी है, ये भी है, इसका ठीक उत्तर है B नंबर। अच्छे से रट जाना, ये ऐसे लगा कर ऐसे दिया होता है तो वो हेल्प के लिए होता है। अब ये किसके लिए होता है? ये होता है जी जूम के लिए, जो जूम करते हैं ना उसके लिए इस आइकन का, जूम को कंट्रोल वगैरह और छोटा बड़ा करना उसके लिए। अब फिर बात आती है कि ये किसके लिए है, और ये है कि किसी स्तंभ में लिखे अंकों का योग प्राप्त करने हेतु जब योग प्राप्त करना हो तो इस आइकन को प्रेस करते हैं। इसे ऑटोसम आइकन भी कहते हैं, AUTOSUM, इस नाम से भी, ऑटोसम नाम से भी इसको जाना जाता है। योग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये कुछ नहीं है, इसका ठीक उत्तर है B, ये योग करने के लिए और ये जूम के लिए होता है। चलिए प्रश्न संख्या 8, MS एक्सेल के संबंध में इस प्रश्न में आपका काफ़ी आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा। सत्य कथन कौन सा है? पंक्तियों को धैर्य से इत्मीनान से पढ़ें। पहली पंक्ति है कि होम कुंजी का उपयोग सबसे ऊपर की रो में पहली पंक्ति पर जाने के लिए, मतलब शीर्ष पर जाने के लिए ये कह रहे हैं होता है। दूसरा है कि कंट्रोल और एरो ये दबाते हैं अपने इस बारे तीर को स्क्रीन पर प्रदर्शित पूरा पृष्ठ दाईं ओर ले जाने के लिए, ठीक है। और अल्ट प्लस पेज डाउन स्क्रीन पर, PGDN, पेज डाउन स्क्रीन पर प्रदर्शित पूरा पृष्ठ दाईं ओर ले जाने के लिए। और पेज अप एक स्क्रीन नीचे जाने के लिए। अब ये देखो स्क्रीन पर पूरा पृष्ठ दाईं ओर, स्क्रीन पर पूरा पृष्ठ दाईं ओर, दोनों में दाईं ओर है, बिल्कुल ये दोनों सत्य हैं। अब आप ये देखोगे कि पेज अप एक स्क्रीन नीचे, आप कहोगे कि अप है, अप तो ऊपर जाने के लिए, एक स्क्रीन नीचे यहाँ जाने नहीं है, यहाँ शब्द आएगा एक स्क्रीन नीचे लाने के लिए, ठीक है। अब ना मैं आपको बताता हूँ, आपको 4 नंबर तो ऐसा सत्य ही लगेगा, सत्य नहीं लगेगा। आप कहोगे कि 2 और 3 वाला है, इसका ठीक उत्तर है 2, 3, 4, ये सारे सत्य हैं। बताता हूँ आपको 4 का भी क्या कारण। फिर होम के साथ एक कुंजी, होम के साथ हमें दबानी पड़ती है, कौन सी? वो दबानी पड़ती है कंट्रोल, CTRL। तो सबसे ऊपर पहली पंक्ति में हम चले जाते हैं, होम के साथ कंट्रोल दबाएं। अब पेज अप,
मान लो ये स्क्रीन आपके सामने खुली है, आपने की दबाई पेज अप, ये देखना स्क्रीन को देखना अच्छे से, पेज अप दबा तो ये ऐसे गया, मतलब ये नीचे आ गई ना, एक स्क्रीन नीचे लाने के लिए पेज तो ऊपर जा रहा है, ये देखो मूवमेंट देखो, पेज ना अप स्क्रीन दबाई तो पेज तो ऊपर जा रहा है, लेकिन एक स्क्रीन नीचे लाने के लिए ये स्क्रीन नीचे वाली आ गई ना, देखो पेज ऊपर जा रहा है और स्क्रीन, ये 9 नंबर वाला प्रश्न आ गया। तो पेज अप का एक स्क्रीन नीचे लाने के लिए ध्यान रखना, पेज डाउन एक स्क्रीन ऊपर ले जाने के लिए, तो स्क्रीन की बात है पेज की नहीं है, पेज तो ऊपर ही जाएगा पेज अप से, लेकिन स्क्रीन नीचे लाने के लिए है। चलिए, विंडो में सबसे नीचे कौन सी बार होती है? अभी मैंने बताया लास्ट में जाते जाते बार से हम स्टेटस लगाते हैं, स्टेटस बार, और ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर होता है टाई वाई लगा के ऊपर ही ऊपर, है ना। चलो टाइटल बार। प्रश्न संख्या 10, अधोलिखित में से कौन सा डॉक्यूमेंट एक्सेल डॉक्यूमेंट विंडो में सबसे नीचे स्थित होता है? चलिए कुछ तो बताया करो आप भी। इसका ठीक उत्तर है शीट टैब, एक्सेल डॉक्यूमेंट विंडो में सबसे नीचे स्थित होता है। प्रश्न संख्या, ये अपना ऐप है, डाउनलोड कर लें, उसमें कुछ आपको फ्री में भी डाटा मिलेगा, एसएस एजुकेशन ऐप। वर्कशीट में कार्य करते समय उपयोगकर्ता द्वारा विशेष सेल, स्पेशल सेल में जाने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? इसका ठीक उत्तर है डी नंबर F5। मैं ज़्यादा टाइम नहीं, सीधे उत्तर आपको बताता रहूँगा, और आप लोगों ने अच्छे से प्रश्नों की व्याख्या सुनते हुए अगर इन प्रश्नों को ही कर लिया तो आप भरोसा करके चलना, रीट में आपको प्रश्न मिलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। एक्सेल के मेनू बार में कुल कितने विकल्प होते हैं? ये होते हैं जी 9। एक्सेल के मेनू बार में कुल कितने विकल्प होते हैं? ये होते हैं जी 9 विकल्प। चलिए प्रश्न संख्या 13, वर्कशीट में कार्य करते समय जब उपयोगकर्ता होम कुंजी के साथ कंट्रोल कुंजी का उपयोग करेगा तो क्या होगा? होम कुंजी के साथ वो कंट्रोल कुंजी का उपयोग करता है तो क्या होता है? इस तरह के प्रश्न काफ़ी आते हैं, तो इसका ठीक उत्तर तो है बी नंबर, कि सेल पॉइंटर A1 सेल में चला जाएगा। सेल पॉइंटर जो है, पॉइंटर है सेल पॉइंटर, वो A1 सेल में चला जाएगा। आपको पता है कि स्क्रीन कैसे होती है वो, जैसे ऐसे करके शीट होती है ना, तो इधर तो वो कॉलम लिखे होते हैं और नीचे काउंटिंग होती है, जैसे 1 2 3, तो इधर आप मान लो कि ABCD है ना, तो A1, और नीचे ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो ये होगी A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, इसी तरह B1 है ना, B2, B3, ऐसे होती है ना एक्सेल सीट। तो जब हम कार्य कर रहे होते हैं तब कंट्रोल कुंजी का उपयोग करेगा, तो कंट्रोल कुंजी का उपयोग करते सेल पॉइंटर जो है A1 सेल में चला जाएगा। अब बात आती है कि वर्तमान में सेल पॉइंटर जहां है वहां से उस पंक्ति के प्रथम तक चिन्हित करेगा। इसके लिए कौन सी कुंजी है प्रथम तक चिन्हित करने के लिए? इसके लिए है जी कंट्रोल प्लस होम, CTRL, कंट्रोल प्लस होम। इस कुंजी का उपयोग करेंगे तो पहले वाला ऑप्शन लग जाएगा, और होम कुंजी के साथ, सॉरी एक सेकंड, उपयोगकर्ता होम कुंजी के साथ अगर कंट्रोल बटन दबाता है तो इसमें चला जाएगा, और इसके साथ है शिफ्ट प्लस होम, सॉरी, हाँ जी। इसके लिए होम के साथ कौन सी कुंजी है? थोड़ा थोड़ा ही फर्क रहता है, SHIFT। शिफ्ट के साथ होम, होम के साथ शिफ्ट दबाया तो सेल पॉइंटर जहाँ है वहाँ से उस पंक्ति के प्रथम तक, प्रथम वाले में चला जाएगा, और अगर होम के साथ कंट्रोल दबाएंगे तो सेल पॉइंटर जो है वो A1 सेल में चला जाएगा। और ये उससे पूरा पृष्ठ जो स्क्रीन पर दिखाई देता है उससे आगे का पृष्ठ प्रदर्शित होगा। इसके लिए तो आगे का पृष्ठ जो है प्रदर्शित होगा, इसके लिए तो वो कुंजियाँ बनी होती है, पेज अप वगैरह, है ना, पेज अप से आगे का पृष्ठ जो है वो प्रदर्शित हो जाता है। ये पृष्ठ की बात है, पेज अप से आगे का पृष्ठ।
किसी फाइल या फोल्डर को हमेशा के लिए मिटाने हेतु किन कुंजियों का इस्तेमाल किया जाता है? किसी भी फाइल या फोल्डर को अगर हमेशा के लिए आपको मिटाना है तो किस कुंजी का इस्तेमाल होता है? इसका ठीक उत्तर है डिलीट के साथ अल्ट ये। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका ठीक उत्तर है शिफ्ट के साथ डिलीट। ध्यान रखना, डिलीट के साथ ये भी दिया होगा कंट्रोल, डिलीट के साथ ये भी दिया होगा। अगर प्रश्न टफ करना है या अकेला डिलीट दे देगा, नहीं। अगर हमेशा के लिए मिटाना है तो डिलीट के साथ शिफ्ट, शिफ्ट डिलीट। ध्यान रखना, बार बार बोल लिया तो हमेशा के लिए डिलीट के लिए शिफ्ट डिलीट दबाएंगे। जिनको प्रैक्टिकली है उनको तो पता ही है, कंट्रोल डिलीट नहीं होगा, बस शिफ्ट डिलीट हमेशा के लिए। एक्सेल में नई वर्कबुक खोलने या ओपन करने हेतु किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? नई वर्कबुक खोलने हेतु किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एन। अब देखो, जैसे ऊपर वाला मैंने आपको कहा था कि वो हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट है। जब हम पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि हाँ यार शिफ्ट प्लस डिलीट नॉर्मल बात है, लेकिन ऑप्शन में जब वो कंट्रोल प्लस डिलीट दे देता है तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह बता दूं, ओपन करने के लिए शिफ्ट प्लस एन नहीं है, कंट्रोल प्लस एन है। इन बातों को आप, जिनका कंप्यूटर सब्जेक्ट नहीं रहा उनके लिए ये बातें बहुत मायने रखती हैं, जिनका कंप्यूटर सब्जेक्ट है उनको तो नॉर्मल ही लगती हैं। प्रश्न संख्या 16, एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होता है? ये मेरे को अच्छा प्रश्न लगा, प्लस से। एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं तो एक्सेल में जो है वो स्टार्टिंग जो होती है उसकी वो प्लस के निशान से होती है। जैसे कुछ भी लिखना है तो वहाँ प्लस का निशान पहले आता है, फिर कोमा, फिर कोई निशान, फिर कोमा। ये कोमाएं चलती रहती हैं इसमें। और जैसे मान लो कुछ लिख रहा, जोड़ करना है, प्लस A1 प्लस B1 प्लस C1, तो प्लस पहले लगेगा। फॉर्मूला स्टार्ट कहाँ से होता है? प्लस से होता है। प्रश्न संख्या, ये इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, इसको अच्छे से ध्यान में रख लेना। एक्सेल में कार्य करते समय अगर सेल E1, अब देखो ABCDE किस काम के लिए आता है? इसमें होता है इन सभी आंकड़ों का योग। ई में क्या होता है? सभी का योग होता है। अब मान लो, अब मैंने आपको बताया था ऐसे शीट है ना, ये लो, ये लो, इधर हो गया एक, इधर हो गया दो, मान लो, है ना। ये कहता है कि E1 आ गया, ये इन सभी का योग आएगा E1 में। E1 का फॉर्मूला ही E2 में। अब आपको यही फॉर्मूला लिखना हो जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखना हो। E2 में चिन्हित करने पर फॉर्मूला बार में, बारे में नहीं, फॉर्मूला बार में, अब ये वाला यहाँ कॉपी करेंगे तो आपको यहाँ 2 में आके, E2 में आके पेस्ट करना होगा। तो अपने आप फॉर्मूला जो A1 B1 C1 D1 है ना, वो अपने आप हो जाएगा A2 B2 C2 D2, मतलब स्वतः ही वो परिवर्तित हो जाएगा। और इस प्रक्रिया मैंने इतना लेंथी इसलिए बनाया ताकि आपको समझा सकूं कि ये जो प्रक्रिया है रिलेटिव एड्रेसिंग, ये क्या है। जब फॉर्मूला स्वतः ही आगे के कॉलम में कॉपी हो जाता है, हमने कॉपी करना हो, ऊपर वाला ही नीचे लिखना हो, उसको रिलेटिव एड्रेसिंग कहते हैं। अब ये अभी CET एग्ज़ाम में आया था, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। तो 3 तरह का होता है फॉर्मूला का स्टेप। फॉर्मूला कॉपी पेस्ट या कैसे भी करना है, 3 तरह का होता है, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। तीनों के बारे में आगे प्रश्न बनाए हुए हैं। प्रश्न संख्या 18, एब्सोल्यूट एड्रेस से सेल की एब्सोल्यूट पोजीशन को किस चिन्ह से चिन्हित करते हैं? ये सारे 9th क्लास की बुक के प्रश्न हैं। तो किस चिन्ह से एब्सोल्यूट पोजीशन के लिए चिन्ह क्या होता है? A नंबर। अब ये CET एग्ज़ाम में आया था तो बड़ा ऐसे लगता था कि पता नहीं कैसा होगा, कैसे क्या। उसमें भाषा ये दे दी थी कि एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर एब्सोल्यूट सेल
रिफर्सिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा कुछ था। एब्सोल्यूट वर्ड देखते ही आपको उसका चिन्ह जो है डॉलर, ये वाला एस, ये है एब्सोल्यूट के लिए। फॉर्मूला बता दूंगा तीनों का कि ये जैसे ये था, इसका रिलेटिव एड्रेसिंग का फॉर्मूला कैसे होता है। रिलेटिव एड्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी, जैसे सामान्य जो भी फॉर्मूला लिखते हैं हम, ये वाला प्लस A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1, प्लस का निशान और ऐसे करके, ये रिलेटिव एड्रेसिंग का होता है। एब्सोल्यूट में जैसे प्लस लगा तो इसके साथ डॉलर लगेगा, फिर A इसके साथ डॉलर लगेगा, आगे मैंने उदाहरण दिए हुए हैं। चलिए प्रश्न संख्या 19, मैंने सीधा एग्जाम्पल उठा दिया कि प्लस A1 डॉलर वो एब्सोल्यूट एड्रेसिंग वाला, A डॉलर वो एब्सोल्यूट वाला 2 प्लस A3। अब ये किसका उदाहरण है, रिलेटिव का है, एब्सोल्यूट का है या मिक्स्ड का है? इसका ठीक उत्तर है मिक्स्ड। क्यों? रिलेटिव में सीधा आएगा प्लस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, A1 प्लस A2 मान लो प्लस A3, ऐसे आएगा सीधा, ठीक है। A1 B1 B3 ऐसे लिख सकते हैं अपने, A1 B1 B2 ऐसे कुछ भी आपने मान लिया, सीधी सीधी ये चलती रहेगी। एब्सोल्यूट में क्या होगा, प्लस फिर डॉलर वाला एब्सोल्यूट वाला साइन, फिर आएगा A, फिर एब्सोल्यूट वाला साइन, फिर आएगा 1, उसके बाद प्लस, ठीक है, प्लस फिर एब्सोल्यूट वाला साइन, फिर मान लो A2 लिखना है तो A, फिर एब्सोल्यूट वाला साइन और फिर 2। मतलब कि इसके लिए जो फॉर्मूला है उसमें जैसे प्लस A1 है तो प्लस से तो फॉर्मूला एक्सेल का स्टार्ट ही होगा, प्लस तो आपको लिखना ही पड़ेगा। A से पहले भी एब्सोल्यूट वाला चिन्ह और A के बाद फिर एब्सोल्यूट वाला चिन्ह, एक फिर आगे आएगा। A1 दोनों के, A से पहले भी और A के बाद भी, तो वो हो जाएगा एब्सोल्यूट वाला। मिक्स्ड में क्या होता है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों को लिखा जाता है। अब ये देखो प्लस का निशान, फिर A1 दोनों को साथ में कर दिया। अगर इसको एब्सोल्यूट एड्रेस बनाना था तो A के बाद यहाँ पर क्या आना था, S वाला फॉर्मूला, समझ रहे हो ना बात को, और फिर आना था एक्सेल, सॉरी यहाँ A के बाद S वाला फॉर्मूला और उसके बाद एक आना था, मतलब ठीक है, आप बात को समझ गए होंगे। इतना ही लिखूंगा मैं, प्लस A1 सीधा सीधा, ये तो है रिलेटिव का। मिक्स्ड में क्या है, A1 प्लस तो लिखेंगे ही हम, है ना, A1 लिखते ही डॉलर वाला ये लिखेंगे, फिर A, फिर डॉलर वाला, फिर 2, ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस वाला चिन्ह, ऐसे करके मिक्स सा रूप होता है इनका। और एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट में प्लस लिखते ही आपको डॉलर का साइन देना पड़ेगा, प्लस लिखते ही आपको डॉलर का साइन देना पड़ेगा। और अगर डॉलर का साइन नहीं, प्लस के साथ A1 है तो वो मिक्स्ड वाला है। A1 लिखने के बाद अगर डॉलर का साइन है प्लस के बाद तो मिक्स्ड वाला है, और प्लस के बाद सीधा डॉलर वाला साइन है तो वो एब्सोल्यूट का है। और प्लस के बाद कोई साइन नहीं, सीधा A1 लिखा हुआ है और उसके बाद फिर प्लस आ गया तो ये है रिलेटिव का। A1 के बाद डॉलर आ गया तो मिक्स्ड का। समझ रहे हो ना बात को, स्क्रीनशॉट ले लेना इसकी। प्रश्न संख्या 20, निम्न में से कौन सा विकल्प एक्सेल के फॉर्मेट मेन्यू में नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो फॉर्मेट मेन्यू में नहीं है? ऐड इन नहीं है, डी नंबर। अब देखो एक्सेल के फॉर्मेट मेन्यू में जितने विकल्प हैं मैंने आगे दिए हुए हैं, तो उसमें डेट होता है, टाइम होता है, परसेंटेज होता है, करेंसी होती है, अकाउंट होता है, नंबर होता है, टेक्स्ट होता है, ये सारे होते हैं। अब ना इनको आप रट लेना, डेट, परसेंटेज, करेंसी। एक्सेल के फॉर्मेट मेन्यू में करेंसी वगैरह और ये सारे ऑप्शन होते हैं। एक्सेल के फॉर्मेट मेन्यू में भिन्न संख्या के उपयोग हेतु, भिन्न संख्या नहीं होती अंश बटे हर, उसके लिए कौन सी की होती है?
उसके लिए जी फ्रैक्शन, कौन सी, ये वाली बी वाली फ्रैक्शन वाली, ये की होती है। परसेंटेज से पता चल रहा है, परसेंटेज वगैरह, और वैज्ञानिक गणितीय कार्यों के लिए ये अकाउंट वाला तो अकाउंट से संबंधित जो काम होता है। तो अब आप देख लो कि एक्सेल के फॉर्मेट मेन्यू में डेट टाइम होगा, ठीक है, डेट टाइम होगा, परसेंटेज होगा, फ्रैक्शन होगा, साइंटिफिक होगा, अकाउंट होगा, टेक्स्ट होगा, ये सब करेंसी होगा, ये सारे के सारे उसके ऑप्शन में होते हैं। इनको रट लेना आप स्क्रीनशॉट करके, या जैसे भी, नहीं तो टेलीग्राम में मैं फाइल डाल ही देता हूँ। प्रश्न संख्या 22, एक्सेल में निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सही है। अभी मैंने आपको बताया था कोमा करके लिख रहे होते हैं इनको, कोमा वाला है ना, कोमा वाला फॉर्मूला बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से एक्सेल में कौन से टेम्पलेट उपलब्ध हैं। बैलेंस शीट, खर्च ब्यौरा, विक्रय बिल, उपयुक्त सभी, ये टेम्पलेट उसमें उपलब्ध रहते हैं। प्रश्न संख्या 24, एक्सेल में कुल कितनी पंक्तियां, देखो कितना नजदीक नजदीक, 16,384, 16,348, कितनी होती है, 16,384, बी नंबर 16,384। और 256 और 65 वाले में से वो क्या होती हैं, 56 होती हैं या 65, ध्यान रखना। उसमें ये पंक्तियां तो 16,384 होती हैं, और उसमें कॉलम कितने होते हैं, 256 वाला, ये लो कॉलम। प्रश्न संख्या 25, एक्सेल में कुल कितने मेन्यू होते हैं। ये बुक के पीछे वाले प्रश्न हैं, तो मैंने हूबहू इनको डाल दिया, हालांकि ये पहले आ गए हैं। मैं इस तरह से प्रश्न बनाता हूँ बुक में से कि कोई भी प्रश्न जो है छूट ना पाए, जितने प्रश्न बन सकते हैं बनाता हूँ। एक्सेल में वर्कशीट को संधारित करने का निर्देश है। वर्कशीट आपने संधारित करनी है तो क्या निर्देश रहता है, सेव। संधारित का मतलब, संधारित का हिंदी अर्थ है संधारित। एक काम करना, कंप्यूटर के प्रश्नों को इंग्लिश में ज़रूर पढ़ना, और साइकोलॉजी के प्रश्नों को भी इंग्लिश में पढ़ना। 27 नंबर, एक्सेल में सबसे ऊपर की पंक्ति के प्रारंभ में जाने हेतु, शीर्ष में जाने हेतु किस कीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस होम, मैंने आपको बताया था सबसे शीर्ष पर पंक्ति के प्रारंभ में जाने हेतु कंट्रोल प्लस होम की का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आप एक काम करना, जितने भी स्टूडेंट आए हैं, हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगे तो शेयर करना, अन्यथा कोई बात नहीं। धन्यवाद, जय हिंद।